ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मतलब 12th और एनडीए ये कैसे मैनेज करा, बिकॉज भाई तुम एग्जांपल हो इस चीज़ के। मैं कहूँगा 60-40 का रेशियो रखो, 60 फॉर योर एसएसबी एंड रिटन एंड 40 फॉर योर बोर्ड्स। मैं पहले वो यार मैं डर के बोला ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मैं डर के बोला कहीं स्क्रीन डाउन ना हो जाए। तो भाई आज हम दोबारा आ गए हैं नेवी नगर। आज हम अभिनव का इंटरव्यू लेने आए हैं। इस बार बहुत बच्चे उससे गए हैं, मतलब एनएसपी से बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। कितने बच्चे फाइनल रिकमेंड हुए? मेरे तो वाइजैक से तो 3 बैच में 29 बच्चे रिकमेंड किए। मैं मतलब रिकॉर्ड ही है, मतलब नॉर्मल इतना होता नहीं फर्स्ट है। टाइम 17 हुए थे। पहली बार में 17 हुए, फिर मेरे बैच में 12 हुए, परीक्षित के में 17 में से पिछले बैच में था। मतलब 17 जने रिकमेंड सर 2 4 5 रिकमेंड होते हैं। नहीं, इस बार तो एयर फोर्स वाले 29 के कुछ 19 बच्चे। कौन सा उससे देहरादून से? देहरादून से महसूस पिंक से। हाँ ये है सर, मतलब हमारा ऐसे फोटो लिया था रिकमेंड होने का। तो ये है हमारा जो अगला बैच था ना, उसके भी बच्चे मिलाते हैं। अच्छा, तो हिमांशु भी मेरे बैच में। अच्छा, हिमांशु को पास जा रहा हूँ ना, बस 19 को जा रहा हूँ। 19 को एक इवेंट रख रहे हैं जयपुर में, मीट एंड ग्रीट। उसमें हिमांशु का इंटरव्यू लेंगे। बड़ा सही बंदा है हिमांशु, अच्छा, हाईली मोटिवेटेड। अब इन्होंने बोला था मम्मी स्क्रीनिंग हो गया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे स्क्रीनिंग का थोड़ी वो थी ना, जैसे स्क्रीनिंग का रिजल्ट है तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, जैसे OIR के टेस्ट होते हैं। तो हम मेरा पहला OIR तो मेरा दोस्त रिकमेंड हुआ था अनमोल। तो मैंने उससे पूछा था कि भाई OIR कैसा आता है, वो वाइजैक से रिकमेंड आता है परीक्षित के बैच में। तो मैंने अनमोल को कॉल किया, मतलब OIR कैसा आता है? बोला अरे बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पहले OIR थे, मैं डर के बोला ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मैं डर के बोला कहीं स्क्रीन डाउन ना हो जाए। फिर हो गया स्क्रीन, मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी स्क्रीन हो गया, सब अच्छा गया। फिर मम्मी बोलती है बेटा रिकमेंड तो हो जाएगा ऐसे मैंने बोला मम्मी चिंता मत, थोड़ा मोटिवेशन देना पड़ता है। तो मम्मी एक भी हुआ तो मैं ही होऊंगा, चिंता मत करो। फिर थोड़ी खुश हुई, फिर मैंने फ़ोन रखा, मेरा फॉर्म भरता, बाद में भरता। फिर रात को बात किया। तो कितना टाइम, मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, तैयारी एक बच्चा कर रहा है लेकिन फैमिली की मतलब तो तैयारी फैमिली भी कर रही है पूरी जी। डाउट ही नहीं है। और ये तो क्या है ना कि आपका ये जो कितने हजारों लाखों बच्चों में सीखने में किसी को नहीं पता था, मुझे और अभिनव को पता था कि एसएसबी के लिए गए वैजाग। मैंने किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं बताया, घर में सास को, इसके मामा जी को, नाना जी को, किसी को नहीं पता। ये क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। अभी कोई अगर कोई बच्चा ऐसा और वैसे भी 10+2 नहीं तो है, ये तो सबसे मतलब बेस्ट चीज़ है, मतलब कि देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो एनडीए के थ्रू जा रहा है बच्चा, बेस्ट करियर ऑप्शन मुझे लगता है कि 12th करते करते निकाल लेना सच में बड़ी बात है। 11th एनडीए का रिटर्न इसने 11th में भी दिया था, तब भी क्लियर अच्छा, कर दिया। तब भी हो गया था। हाँ। कहाँ से क्या पढ़ रहे थे मतलब? सर उस टाइम तो ये नहीं पता चला था, मतलब ऐसे कोई यूट्यूब पे क्लासेस होती है। अच्छा, आपके क्लासेस है वो सब पता नहीं था उस टाइम। हाँ। तो उस टाइम पे क्या था, मतलब मैं बार बार बोलता था कि मेरे को, मतलब मेरा 9th से ड्रीम था एनडीए। तो फिर 11th के जब एंड आया तो पापा ने बोला बेटा पेपर दे के देख लिया, ऐसे ट्राई था जैसे। ठीक है दे देता हूँ। तो फिर उस टाइम ये था ना पाथफाइंडर। तो ऐसे मैं दिन भैया आपने पूछता था, वो बोलते थे जिनका हुआ भी नहीं था, वो बोलते थे पाथफाइंडर पढ़ ले, बहुत अच्छी बुक है। तो मैं पाथफाइंडर मैंने बोला, मैंने पापा को बोला पापा पाथफाइंडर खरीदते हैं। तो पापा बोला ठीक है बेटा खरीदेंगे। तो फिर मतलब हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, खरीदे नहीं। तो फिर मतलब ऐसे भूल गए थे, वो 11th के भी एग्ज़ाम थे फाइनल। तो फिर क्या हुआ, अचानक से हमारे फैमिली फ्रेंड है तो वो जा रहे ट्रांसफ़र। तो उनके पास पाथफाइंडर की बुक थी, वो ब्लैक वाली है ना, तो वो वाली मैंने ले ली। अब मैं उसको पढ़ने बैठा तो फिर मतलब ये था कि ट्राई के लिए दे रहा हूँ, तो मैथ्स अच्छा कर लेता हूँ 11th का, और 12th का थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा जहाँ से ज़्यादा आता है। तो ये था मतलब इंटीग्रेशन उस टाइम कुछ ऐसे कैलकुलेटर पढ़ नहीं रहा था। तो मतलब मैट्रिसेस वो थोड़े बहुत होते हैं छोटे मोटे, तो वो पढ़ लिए मैंने। तो फिर वो काफ़ी मतलब उस टाइम तो ईजी भी आया था। जीएस उस टाइम थोड़ा हार्ड था। 2020 नहीं 2021 का बन दिया। हिस्ट्री बहुत हार्ड थी। तो फिर वही हिस्ट्री और मैं पढ़ के भी नहीं गया था। फिर मेरे से 1-2 क्वेश्चन बन गए थे, जैसे वो लास्ट वाला था ना, वो थोड़ा अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो जो 9th-10th में एनसीईआरटी में पढ़ा था, वो सब तो बन गए। फिर बाकी वो सब पढ़ के गया था, वो सब भी हो गया था। तो मतलब ये है कि नॉर्मली हो गया था, बस ये नहीं पता था। वो पिक प्रॉपर बोलता है ना गाइडेंस की, हाँ यहाँ से पढ़ ले। ये बोलते थे पाथफाइंडर पढ़ ले हो जाएगा। तो बाद में पता चला नहीं भाई मार्क्स भी मैटर करता है। पाथफाइंडर तो आज के टाइम पे मैं बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, खत्म है। मतलब पहले इट वाज रेलेवेंट, आज से 4 साल पहले,
आज के टाइम पे पाथफाइंडर इज नॉट अप टू द मार्क। पाथफाइंडर वहीं रह गई, यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया। यस, पाथफाइंडर वहीं रहेगी, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। ये 5 किलोमीटर रन है, ये 5 है और ये 10 है, ओके और ये साइक्लोथॉन हो रहा है। ओके, तो ये भी तीनों में मिला है। हाँ, दिनों में। तो आप भी स्पोर्ट्स से मतलब आप भी पूरा वो रहते साथ मम्मी ने क्या किया, इसको मम्मी ने जब अरेंज किया ना तो एक लाइन बना दी, बोला इसके इस साइड पापा के रखेंगे, इस साइड मेरे रखेंगे। अच्छा, ओके, तब तुम्हारे ज़्यादा है। मेरे ज़्यादा है अभी के लिए। वैसे पापा के तो बहुत है, फिर अभी ये सामने तो मेरे। अभी नहीं बताएगा ना कौन से किसके हैं, ये बताओ अभी ना। ये ब्रॉन्ज मेडल मिला था मुझे स्पोर्ट्स डे में, वो होता है एथलेटिक्स मीट था। तो मतलब रनिंग में 100 मीटर। ये जो छोटे छोटे मतलब अभी अब यहाँ पर GD सुमानी स्कूल है, तो अबैकस के लिए जाता था। तो वहाँ पर लेवल्स होते हैं, तो ये मैं मतलब कंटिन्यूस 4 लेवल्स में गोल्ड मेडल जीता था। एंड देन सर फिर ये जो है, ये दोनों एक्वाटिक मीट के हैं, स्विमिंग के। ये ज़्यादातर यहाँ वाले स्विमिंग के, ये हैं, ये जितने एथलेटिक्स के हैं मतलब रनिंग के। ओके, फिर ये है यूसी का है, वो जो वहाँ पर वो मेडल मिलता है, मेडल ट्रॉफी के साथ। तो ये सब वही है, मेंटल मैथ्स वाला। मेंटल मैथ्स है, और ये सारे एक्वाटिक और रनिंग के ये सब। बाकी और ये थोड़े बहुत है साइंस ओलंपियाड, ये साइंस ओलंपियाड का है, और ये थोड़े ये बस उसके और ये पापा के सारे, ये सारे पापा स्विमिंग में जीते हैं सारे गोल्ड मेडल, सारे गोल्ड मेडल। बटरफ्लाई अच्छा, पापा ओनली बटरफ्लाई करते हैं, पापा ओनली बटरफ्लाई, और तुम फ्री स्टाइल बटरफ्लाई दोनों करते हो? फ्री स्टाइल बटरफ्लाई दोनों करता हूँ। चलो भाई, इतने मेडल्स आ चुके हैं, हमारी दुआ है कि इन मेडलों से ही भर जाए। ये वहाँ पर होते हैं कमांड मीट होती है, एनुअल कमांड मीट। तो उसमें जो है वो CNC जो होते हैं वो आके मेडल दे देते हैं, पापा उसमें भी जीत रखे हैं। तो ये वो ओके, तो मतलब वेस्ट ईस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, इन तीनों का कंपटीशन होता है एक दूसरे के साथ। तो उसमें पापा उसमें फर्स्ट आए थे। तो ये सारे तो ये हर उसमें जैसे, अच्छा इसमें भी गोल्ड है और ये सब चीज़ें हैं। ये गोल्ड है, ये भी गोल्ड ही है, और इसके अंदर भी मेडल है। नाइस। इसके अंदर तो मम्मी का है, मम्मी ने एक बार इनॉग्रेशन किया था, ब्लड डोनेट किया था ना, तो मम्मी अकेली लेडीज थी जिन्होंने ब्लड डोनेट किया था। तो मम्मी को बोला कि आप इनॉग्रेशन करो, वहाँ सारे ऑफिसर से सबने मम्मी को बुला दिया, बोला आप रिबन काटो, तो मम्मी ने किया था सब कुछ। ये क्या है वज्रबाहु मतलब? वज्रबाहु यहाँ पर मतलब INS वज्रबाहु है। तो जो भी सबमरीन का जो भी वर्कशॉप होता है वो वज्रबाहु। ओके, तो कह रहा हूँ आप भी बिल्कुल अब सर के साथ, अभिनव के साथ एकदम ट्रेंड में हो बिल्कुल। तुम नेवी नगर में निकाल दो अपनी ज़िंदगी, पहले यहाँ पे, अब ऑफिसर बनने के बाद काफ़ी चांसेस है कि वहीं मतलब बॉम्बे पोस्टिंग तुम्हारी आ ही जाएगी बात से। अच्छा, फिर आगे जाए कुछ ऐसा कुछ सोचा सबमरीन में जाना है पापा की तरह, या फिर कुछ सोचा नहीं अभी? सर तो मतलब ये है कि पहले तो अभी यहाँ नेवी में आना है, नेवी का पहले मार्कोस ट्राई करूँगा। मार्कोस में नहीं है, उसके बाद फिर मेरा प्लान है मतलब अभी नेवी के बाद उसमें सिविल सर्विस में जाने का। अच्छा, यस। अच्छा, ये तो फर्स्ट फ्लोर है ना सर? ये अच्छा, ये वाला घर है? हाँ, यहाँ रहता था, ये फर्स्ट फ्लोर ये वाला। ओके, तो भाई पहले अभिनव यहाँ रहा करते थे, मतलब नेवी नगर में पूरा बचपन से लेके यंगस्टर हो गए। पहले ऐसे चलते थे। पहले यही में से अभिनव थे। चलो जैसे नहीं 4 साल अकेडमी में बिता के आओ, फिर थोड़े साल बाद तुम अल्टीमेटली यहीं थोड़े से बस ऑफिसर्स वाले फ्लैट में चले जाओगे। नहीं, नाइस। हाँ जी, तो अब कुछ एग्ज़ाम वाली बातें पूछ लें, बिकॉज अल्टीमेटली बच्चा इंटरव्यू देख रहा है। देखो, मेरा जो पूरा मैं फ़तेह सीरीज़ कर रहा हूँ, इस फ़तेह सीरीज़ में 2 मेरे मोटिव हैं। एक तो मैं बच्चे से पर्सनली मिलता हूँ, उनके घर वालों से मिलता हूँ, एक हेल्दी फैमिली रिलेशंस बनते हैं। दूसरा, एक्चुअल जो मतलब टीवी पे जो दिख रहा है आपको, इंटरव्यू में जो दिख रहा है, उतना इमोशनल कभी बच्चा उतना उस इमोशन का नहीं बता सकता। तो भाई एग्जैक्ट स्टोरी क्या है मैं वो जानना चाहूँगा। अभिनव, तो मतलब बेसिकली रिटर्न की बात करें, मैथ्स GAT 2 क्वेश्चन, तो दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी स्टोरी अपनी, मतलब कि सर ये मेरी स्ट्रेटेजी रही है, इस तरीके से मैंने करा है, क्या कुछ मतलब ब्रीफ में, ज़्यादा नहीं। सर मैथ्स में तो जैसे ये था कि मैंने 11th में भी दिया था, जैसे पहले बताया था। तो फिर मैथ
तो उसका आइडिया यही था वो वाला पेपर देने का कि ये आइडिया लग जाए कि हाँ भाई पेपर में ऐसा ऐसा आता है। और फिर जैसे ये भी बाद में ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते तो उससे भी ये स्ट्रैटेजी बनने लग जाती है, हाँ भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतने में से इतने आएंगे, 12th के इतने आते हैं, लास्ट के 40-50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। तो सर ये ऐसे प्रिपरेशन होती है, पहले स्ट्रैटेजी बनाई, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो जैसे आप लोग आपका वीडियो देखते थे, जैसे कौस्तुभ भैया की वीडियोस देखता था मैं, तो बताते थे कि मतलब जो है उन्होंने एक फार्मूला शीट दी थी उन्होंने, बोले फार्मूला शीट को पढ़ते रहो, ये करते रहो, इससे आराम से हो जाता है। तो वही मैथ्स के लिए वो था। और फिर लास्ट में जैसे लास्ट में आते हैं, मतलब मैं यही बोलूँगा लास्ट में जैसे धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम के पास में आओगे ना, रोज़ फार्मूला शीट की प्रिपरेशन करो एंड फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। पहले धीरे जैसे एक चैप्टर पढ़ा तो फिर वो करने लग गए। और जीएटी के लिए जैसे ये मैथ्स के लिए स्ट्रैटेजी होती थी मेरी, और जीएटी के लिए तो ऐसा हो गया कि इंग्लिश तो ऐसा था कि हाँ मतलब इंग्लिश तो नॉर्मल बेसिक इंग्लिश सबको आती है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो हो जाता है। उसमें यही रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आने वाले हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये तो आते ही हैं, स्पॉटिंग द एरर ये सब तो आते ही है मिनिमम। तो उसके बाद फिर रहता है जीएटी का। जीएटी में अब ये हो गया साइंस हो गया, साइंस तो 9th-10th का हो गया, तो मतलब वो तो ब्रशिंग अप मेमोरी वाली बात हो गई, वो तो धीरे अपना पढ़ते रहोगे तो वो क्लियर होता रहेगा। मेन आता है जब हमें ज्योग्राफी पढ़नी होती है, पोल साइंस पढ़नी होती है, हिस्ट्री पढ़नी होती है। तो पोल साइंस और हिस्ट्री के लिए मोर स्पेसिफिकली मैं सर के वीडियो पे बेस्ड था, तो सर के वीडियोस देखता था एंड उनके नोट्स बनाता था। जैसे रात भर बैठता था मैं आराम से, मतलब पूरे दिन में मैंने जैसे स्कूल का काम कर लिया एंड देन सब हो गया। उसके बाद फिर ज्योग्राफी तो मेरा मतलब अच्छा था, 9-10 से भी अच्छा था। ज्योग्राफी में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, प्रॉब्लम होती थी सर हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में मैं थोड़ा वीक था, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री में। तो वो मैं आपके वीडियो देख के करता था, जैसे रात भर बैठा तो नोट्स बनाने लग गया। फिर नोट्स को ऐसे धीरे धीरे बार बार रिवाइज़ किए। फिर उनके बेसिस पे जैसे मैंने बुक्स खरीदी, दृष्टि की खरीदी, तो उसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं वो सॉल्व करता था। तो उससे भी आइडिया लग जाता, हाँ यार अच्छा मतलब अभी प्रिपरेशन सही चल रही है। फिर ये हो गया। उसके बाद फिर सर बचा उसका पोल साइंस का बुक्स है एंड फिर सर के वीडियोस देखता था। मतलब ये था कि सर ने जैसे बताया था कि एनसीईआरटी से पढ़ना है, तो मतलब एनसीईआरटी से पढ़ना है, और ये बात सच भी है, एनसीईआरटी से आते हैं बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री तो पूरा ही मतलब एनसीईआरटी से पढ़ना ही चाहिए, मतलब मैं तो मानता ही हूँ कि हिस्ट्री वो है क्या ना, उसका आइडियल प्रोसेस ये है कि पहले मेरी क्लासेस देख लो ताकि आपके माइंड में पूरी स्टोरी बन जाए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। एंड लास्ट में क्या होता है, जैसे पूरी प्रिपरेशन कर ली फिर भी डर तो रहता ही है, जैसे पहले तो डर तो थोड़ा बहुत रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, जैसे सर लास्ट में मैराथन लॉन्च करते हैं, तो मैराथन में क्या होता है कि एक चीज़ जैसे अगर हम जीएटी को पकड़ रहे हैं, साइंस को पकड़ रहे हैं, तो इसमें हो जाता है कि एक चीज़ 12 घंटे में, जितने भी घंटे अगर तुम अभी लाइव भी नहीं देख पा रहे हो तो 12 घंटे का 2x पे भी चलाओगे, 3-4 पार्ट में देखोगे तो तुम एक दिन में क्लियर कर सकते हो। तो मैराथन देख लिया लास्ट में। मैराथन देखने के बाद क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और याद आ जाते हैं फॉर्मूला जितने भी हैं, तो वैसा हो गया। तो सर मतलब यही था, स्टार्टिंग में बुक से पढ़ना स्टार्ट किया, आपके वीडियोस देखे तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर क्वेश्चन किए, उसके बाद धीरे पेपर्स पे आया, उसके बाद लास्ट में आपके मैराथन देख ली एंड फिर जो चीट चीज़ें बनाई थी, चीट कोड्स बनाए थे, फिर वो मतलब ऐसे एक आंसर वो बनाए थे कि मतलब ये फार्मूला की शीट है, तो ये सब पढ़ लिया, तो इनसे हो गया था, बस ये था। नाइस, मतलब देखो बिल्कुल स्पष्ट, इजी टू द पॉइंट है, जो बातें बताई मतलब बार बार मैं मतलब रिपीट क्या करना है, सीधा सीधा बता दिया सर। देखो मतलब स्टार्टिंग से एंड तक का एक पॉइंट बता दिया कि जी ऐसे करना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे ख़त्म करना, स्टार्ट ऐसे करोगे, ख़त्म के टाइम पे आपको ये चीज़ें करनी होगी। तो ऑलवेज ओवर ये वाला पार्ट। एसएसबी रिलेटेड कोई टिप्स की, मतलब भाई देखो वैसे तो एसएसबी पूरा एक ऐसा है कि कोई ना प्रिडिक्ट कर सकता ना सब चीज़ें, बट कुछ आपको लगता है ये चीज़ें होनी चाहिए एसएसबी के लिए, क्या मतलब? सर मतलब एसएसबी के लिए एक चीज़ ये बहुत हाइप बना देते हैं लोग कि मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें अपने आप को बेस्ट दिखाना है, ये तो एक चीज़ रहती है। मतलब बच्चों में ये रह जाता है कि भाई कई सारे बच्चे जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई रहते हैं वो भी आते हैं, मतलब फ्रेशर आते हैं, फिर कोई रिपीटर्स भी आते हैं, ये डर रहता है कहीं रिपीटर्स हमें वो ना कर दें, हमसे ज़्यादा अच्छा कर देंगे, ये नहीं रहता है। मतलब ये है कि मेन जब एसएसबी में जा रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होना चाहिए कि तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ भाई मेरी प्रिपरेशन अच्छी हुई है। अब ऐसा नहीं कि जैसे एनडीए का हो गया तो मतलब पहले दिन जिस दिन रिजल्ट आते रिटर्न को उस दिन खुशी तो होती है, हाँ भाई हो गया, तो उस दिन तो रिलैक्स रहता है। फिर अगले दिन से जैसे थोड़ा बहुत एसएसबी का पढ़ने लग गए, बुक्स देख ली, तो जैसे मेरा तो पहला एसएसबी स्टार्ट किया, मतलब मेरे पापा तो पढ़ाते थे मुझे थोड़ा बहुत, पर फिर असली का पता चला जब अर्पित चौधरी सर ने फ्रीज क्लासेस जब स्टार्ट की थी उस एसएसबी की, तो मैंने वो 3-4 वीडियो स्टार्टिंग में देखे। फिर उन्होंने बोला कि
मतलब अगर तुम्हें अच्छे से करना है तो तुम्हें एक अकेडमी कहीं ज्वाइन करनी चाहिए अच्छे से। वो पापा भी बोलते थे, तो फिर मैंने आफ्पा में ज्वाइन किया था। पर उससे जाने से पहले ना एक बहुत बेसिक चीज़ रहती है जो सबको हर कोई बताते हैं कि SSB इज़ 70% योर हार्ड वर्क एंड 30% योर लक। और बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, 30% लक पर डिपेंड करते हैं, 70% अपना हार्ड वर्क देते नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रह जाती है। वो सोचते हैं कि लक तो मेरा साथ दे ही देगा। तो ये दिक्कत रहती है। मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती थी, बट बाद में जैसे अकेडमी जाते हैं अपने आपको रिफाइन करते हैं। और इसमें ऐसा कि हर दिन प्रैक्टिस करनी है आपको, जैसे 2-3 घंटे रोज़ देने होते हैं। 2-3 घंटे रोज़ दोगे तो फिर उससे ये हो जाता है कि हाँ यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, रोज़ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा। SSB ऐसी चीज़ है कि वो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं हो सकते। जैसे आपने अगर आज काम किया है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 महीने के बाद ऐसे बोल दिया कि हाँ मैंने 3-4 दिन आज मेहनत कर ली, चलो ठीक है भाई मेरा तो अच्छे कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, अब तो मैं अब सीधा थोड़े दिन के बाद रेस्ट लेके आराम से करूँगा, तो जो तुमने 3 दिन का किया वो भी तुम भूल जाओगे। तो ये चीज़ SSB बहुत डायनेमिक चीज़ है। तो मतलब तुम्हें धीरे धीरे करके उसे एक दिन ऐसे इंप्रूवमेंट होगा, ऐसे नहीं ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हो जाए। तो बस इतना ही। और वहाँ जाके कभी भी ये ओवर एक्साइट नहीं होना चाहिए, हाँ यार मेरा स्क्रीन इन हो गया, मतलब एक चीज़ खराब हुई तो दूसरे में अच्छा दो, मतलब लास्ट दिन तक अपनी वो नहीं छोड़नी है, अपना बेस्ट देते रहो हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे बेस्ट दो, ऐसा नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मतलब बिकॉज सिंस तुम 12th के साथ साथ तुमने निकाला है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मतलब 12th और NDA ये कैसे मैनेज करा? बिकॉज भाई तुम एग्जाम्पल हो इस चीज़ के, बहुत और बच्चे भी निकल रहे हैं, बट तुम अपना बताओ कि तुमने स्कूल और इसको मैनेज कैसे कर लिया? तो सर जैसे अभी 12th का तो हमारा क्या था, ऑनलाइन क्लास चलती थी, तो ये मतलब काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा एडवांटेज था ये। ग्रेस मिला है। यस सर, ग्रेस मिला है। बहुत बड़ा एडवांटेज था कि ऑनलाइन क्लास थी। मतलब ऐसा नहीं ऑफलाइन क्लास में नहीं हो सकता, पर ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, स्कूल जाओ स्कूल आओ, थोड़े बहुत बच्चों का स्कूल भी दूर होता है, तो उसमें भी टाइम वेस्ट काफ़ी हो जाता है। तो मेरा तो सर ऑनलाइन क्लास में ऐसा था कि 12th जैसे हमारा स्कूल 8 बजे शुरू होता था ऑनलाइन का, तो 8 बजे सुबह शुरू हुआ, 2 बजे ख़त्म। तो सर मेरा तो ये तो स्कूल तो चलता रहेगा। मैं तो मतलब पहला क्लास मेरी आधी हो पाती थी, तो मैं क्या करता था, मतलब रात को बैठता था, पूरे दिन स्कूल का काम किया और रात को बैठता था मैं अराउंड खाना खाने के बाद 9 बजे बैठता था मैं पढ़ने के लिए। और जैसे टाइम टेबल बना रखा था कि मतलब 2.5 घंटे मैथ्स को तो देने ही हैं, आधा घंटा देना है फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए जिस चैप्टर का कर रहे हो, एंड 2 घंटे देने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद 11:30 या 12 भी बज जाते थे कभी मैथ्स के लिए। फिर 12 बजे से सुबह 5:30 या 4 जितने बजते थे, मैं जब भी मेरे को नींद आती थी तब तक बस GAT करता था। GAT का भी मैंने बना रखा था। ज्योग्राफी जैसे मेरे को अच्छी तरह समझ आता था, ज्योग्राफी के लिए मैं बस 1 घंटा देता, क्योंकि मेरे को पता है जो चीज़ आती है उसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, तो वो तो जल्दी हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा टाइम देता था हिस्ट्री को और थोड़ा बहुत और पोल साइंस को, उसके बाद थोड़ा कम टाइम देता था, पर कंपेरेटिवली इन दोनों को ज़्यादा देता था मैं। हिस्ट्री को तो काफ़ी देता था, जैसे मैं बताया था पहले भी, रात भर सर के भी लेक्चर्स देखता था मैं, पोल साइंस के लिए भी वो देखता था। तो फिर उससे क्या है ना कि मतलब हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक जैसे अब NCERT खोल दी, सर पढ़ा रहे तो उनको मार्क करते गए। अगर जल्दी जल्दी सर करवा रहे तो फिर जैसे अगर 2x पे देख रहे हो तुम, तो फिर उसको जैसे तुमने लिख लिया उसको पॉइंट, तो भी एडवांटेज हो जाता है। तो सर मतलब ऐसे 4 बजे सो जाता था, फिर मैं मतलब उठ जाता था, फिर दिन में सो जाता था। 4 बजे उठा तो मेरी क्लास भी रहती, तो मेरे को उठना पड़ता था। मैं उठता था 9 बजे, तो मेरी एक क्लास तो मिस हो ही जाती थी, तो उसके तो मैं नोट्स मांग लेता था। फिर 9 बजे उठ के तो जैसे दिन में सो लिया, मम्मी आती थी तो फिर दिन में सो जाता था। तो यही होता था फिर मतलब दिन में मैं पूरा 12th का करता था, और फिर रात को फिर मैं ये करता था। ये नॉर्मल जैसे अब बच्चे जो ऑफलाइन जाएंगे, अभी जैसे इस साल से ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा, जैसे अब तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल का नॉर्मल टाइम होता है, जैसे मैंने कई बच्चे सुने जो 4 बजे स्कूल से आते हैं, तो उनके लिए भी यही कहूँगा, देखो अब तुम एक ऐसी चीज़ के लिए तुम NDA के लिए जा रहे हो, तो तुम्हें कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब जैसे तुम्हारा जो खेल कूद का टाइम है, तुम मतलब अगर मान लो अगर तुम 1 घंटा जाते हो तो आधा घंटा तुम थोड़ा घूम के आ जाओ, मतलब खेलना क्यों, रिफ़्रेशमेंट करनी है। तो अब जैसे आधा घंटा घूम के आ गए, आधा घंटा घूम के आने के बाद उससे पहले अपना थोड़ा काम कर लिया, रेस्ट कर लिया, आधा घंटा घूम के आते, तो मान लो 6 बजे तुम्हारा खेलना कूदना होगा, नहा धो लिए, उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ, अपना जितना स्कूल का काम है रिविज़न करना है वो कर लो। उसके बाद जैसे ही डिनर करने बैठो, डिनर करने के बाद अपना पूरा NDA पे फोकस कर लो, NDA का रिटर्न पे ध्यान दो। फिर NDA के रिटर्न होने के बाद जब NDA का रिटर्न हो जाते हैं, फिर तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है, हाँ यार मैं अपने थोड़ा 12th पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। उसके बाद तुम्हारी SSB आ जाती है। SSB के लिए भी सेम फंडा है। SSB के लिए अगर तुम ऐसा, जैसे मेरा तो केस क्या था, मेरे को रात में थोड़ी बहुत नींद आने लग जाती थी, तो मैं क्या करता था, अपने दिन में SSB करता था और रात को अपना वो कर लेता, बोर्ड्स कर लेता था। तो जिस दिन भी ऐसे लगे थकान, उस दिन इंटरचेंज कर लो। तो मतलब अभी जब तक तुम्हारे बोर्ड्स, तुम्हारा रिटर्न नहीं हुआ है या जिनका SSB नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत फोकस, ऐसा नहीं पूरा फोकस SSB पे डाल दो। 12th के बोर्ड्स भी बहुत मैटर करते हैं।
होते हैं। मतलब ये है कि थोड़ा बहुत मतलब मैं कहूँगा 60-40 का रेशियो रखो, 60 फॉर योर SSB एंड रिटन एंड 40 फॉर योर बोर्ड्स। ये अच्छी बात बताइए कि जैसे मतलब भाई मैनेज करना आपके ऊपर है, आप कैसे करो। जैसे बताया अभी ने अपना बताया कि भाई रात को ऐसा करें, दिन में ऐसा करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कम पढ़ रहे हैं, जो वीक है उनको पढ़ रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी एक अपनी स्ट्रैटेजी है, अपनी कैलकुलेशन है, बट चीज़ें मैनेजेबल है, लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। बहाने बनाने वाले बहाने बनाते रह जाएंगे और करने वाले कर जाएंगे, साफ सी बात भाई ये है। अच्छा रहा तो भाई, एक तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और आज ही भाई का मेडिकल भी TR खत्म हुआ है तो एक अलग ही सुकून है इसके चेहरे पे। बहुत वो अंकल पूछ भी रहे था रनिंग करने नहीं आया। कौन? वो आजू के बाबा। अच्छा। अब पूछे भाई बोल दिया आज क्लियर हो गया है, हाँ। तो मुझे अच्छा लगा। बाकी आप तो उसी तरफ के हो, जब भी आओ तो कोशिश करना। अभी आएंगे हम नजफगढ़। बिल्कुल नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। हाँ नेक्स्ट वीक आ पा रहे हैं। तो अगर मैं दिल्ली में रहा, मेरी ट्रैवलिंग इस महीने बहुत ज़्यादा है, तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे मिले। और काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल यहाँ पे घर जैसा लगा, बिल्कुल भी सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं फिर, ठीक है। चले सुबह थैंक यू जी। बाकी अच्छे से जाओ, देश का नाम रोशन करो। पक्का ठीक है, चलो बढ़िया।